बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले की खबर मिल रही है। काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट दागे गए हैं। एयरपोर्ट हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और अभी ये भी जानकारी नहीं है कि ये एयर स्ट्राइक है या कोई और दूसरा हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट दागे गए हैं। एयरपोर्ट हमले में किसी के भी घायल होने की खबर अभी तक नहीं मिली है। इससे पहले जब हमला हुआ था उसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसी बीच उसके बाद अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और उसमें बताया गया कि ISIS खुरासान के 2 मुख्य लोगों को जान से मार दिया गया है। लेकिन इसी बीच अब यह बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमला हुआ है और काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट दागे गए हैं, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और इसी बड़ी खबर के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज की बहस है आतंकी बरादर पाकिस्तान पर, जो तालिबान की वकालत करने में लगा है। खबर यह है कि पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ ने इंटरनेशनल मीडिया को बयान जारी कर दुनिया को डराने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता नहीं देने पर 9/11 जैसे हमले का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इन दिनों तजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का दौरा कर रहे हैं। खासकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों का दौरा किया जा रहा है। मकसद सीधा सा है, तालिबान की सरकार को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में मान्यता दिलाकर पाकिस्तान की ताकत बढ़ाना। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि चेतावनी जो दी गई है पाकिस्तानी NSA ने, वो क्या है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कैसे तालिबान के समर्थन में है पाकिस्तान, लेकिन हम आपको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से चीजों को बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान NSA मोईद यूसुफ की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 9/11 वाली घटना दोबारा से ना हो, इसलिए बच कर रहे हैं। दुनिया का तालिबान को अलग करना ठीक नहीं, तालिबान को दुनिया से मान्यता मिलनी जरूरी है। मान्यता नहीं मिली तो क्या होगा 9/11 जैसा हमला, ये बड़ा सवाल। विदेशी सैनिक जाएंगे तो रिफ्यूजी समस्या बढ़ेगी, ये भी कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान की 9/11 वाली धमकी ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे तालिबान के समर्थन में इमरान नियाजी तालिबानियों के काजी बन गए हैं। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता दिलाने की कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान के फेवर में अलग अलग देशों के चक्कर लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि तालिबान को दुनिया मान्यता दे दे। लेकिन हैरानी है कि पाकिस्तान ने खुद अब तक तालिबान को अपने देश में मान्यता की स्पष्ट घोषणा नहीं की है। यानी तालिबान से भी इमरान नियाजी का छल दिखने लगा है। अफगानिस्तान पे तालिबान के अलोकतांत्रिक कब्जे के बाद सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान दिख रहा है। इस खुशी का इजहार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी खुलेआम कर चुके हैं। इमरान खान ने तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को आजादी की बात से जोड़ दिया है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। शाह महमूद कुरैशी इन दिनों कई देशों, खासकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों का दौरा कर रहे हैं। मकसद सीधा सा है, दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों से मान्यता दिलाकर पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाना। तालिबान को लेकर पाकिस्तान की हड़बड़ी साफ तौर पर देखी भी जा सकती है। इससे साफ होता है कि तालिबान से पाकिस्तान के कितने निकट के रिश्ते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कई देशों का चक्कर लगा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान का दौरा किया।
हालांकि इन सभी देशों ने पाकिस्तान को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सभी देश तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। यहां तक कि तालिबान को मान्यता दिलाने की कोशिश में देश देश घूम रहे पाकिस्तान ने खुद भी तालिबान को पाकिस्तानी मान्यता की स्पष्ट घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि आतंकवाद को लेकर दुनिया में बनी एक राय का डर भी पाकिस्तान को सता रहा है। दरअसल पाकिस्तान अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बना हुआ है, जिसकी पाकिस्तान का विपक्ष लगातार आलोचना भी कर रहा है। असल में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में डाला ही आतंकियों की मदद करने की वजह से है। पाक मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सरकार तालिबान के पक्ष में जमकर लॉबिंग कर रही है, ताकि दुनिया के सभी न सही कम से कम कुछ अहम देशों से तो तालिबान को मान्यता दिलाई जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय जल्द ही कुछ और देशों से संपर्क का बड़ा प्लान बना रहा है। इनमें यूरोपीय यूनियन के कुछ देश भी शामिल हो सकते हैं। सालों से हाशिए में चल रहे पाकिस्तान में तालिबान ने नई एनर्जी जरूर भर दी है, फिर भी पाकिस्तान भारत से तालिबान को लेकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन भारत जरूर अपने तजुर्बे से तालिबान को परख रहा है कि वो कितना बदला है, या फिर कथित नया तालिबान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाया गया है। भारत पूरी तरह सतर्क है। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन, इसी स्टडी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया। भारत 2019 में ही UN असेंबली में स्पष्ट कर चुका है कि हमने अतीत में पाकिस्तान को आतंकवाद को मुख्यधारा में लाते हुए देखा है। अब पाकिस्तान नफरत भरे बयानों को मुख्यधारा में लाना चाहता है। पाकिस्तान अपना स्तर गिरा सकता है, लेकिन इससे भारत का स्तर ऊंचा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे में आज सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान को मान्यता नहीं तो 9/11 जैसा अटैक होगा क्या? तालिबान के नाम पर पाकिस्तान डराने के काम पर है क्या? नियाजी इमरान का तालिबानी प्लान क्या है, और जो है वो सामने आ रहा है, उससे क्यों डराया जा रहा है? आतंकी सरकार के लिए समर्थन जुटाएंगे क्या इमरान? तालिबान की वकालत से क्या बढ़ेगी पाकिस्तान की ताकत? इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन होगा। हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल SP सिन्हा जी, फॉर्मर मेजर जनरल डॉक्टर GG द्विवेदी जी, अचल मल्होत्रा जी फॉर्मर डिप्लोमेट, और JK त्रिपाठी जी फॉर्मर डिप्लोमेट। आप सभी का जी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले SP सिन्हा जी, आपके पास आते हुए, तालिबान को मान्यता नहीं तो क्या 9/11 जैसा अटैक होगा? अगर हम देखें थोड़े दिनों बाद ही बरसी है उस अटैक की, तो ऐसे में क्या ये प्रोवोक किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है तालिबानियों को? देखिए, ये पाकिस्तान का जो ये वक्तव्य है, इसके कई माने हैं। पहला माने ये है कि पाकिस्तान जानता है कि यदि तालिबान को गुड ह्यूमर में नहीं रखा तो TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में बेहम कर सकता है, तांडव नृत्य कर सकता है, मौत का तांडव नृत्य कर सकता है। पहला तो ये TTP का डर पाकिस्तान को फोर्स करता है कि तालिबान के वो गुड बुक में रहे, गुड ह्यूमर में रखे, पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान से, जब आपने रिकॉग्निशन अभी तक नहीं दिया तालिबान कैप्चर का जो पावर का, तो बाकी लोग क्यों रिकॉग्निशन दें? पहले आप तो करो। तीसरी बात, मैं FATF के संदर्भ में विश्व, यूनाइटेड नेशंस और FATF का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहता हूं कि जब एक देश इस तरह से खुलेआम 9/11 का उदाहरण दे रहा है, खुलेआम दादागिरी कर रहा है, खुलेआम विश्व के शांति को चुनौती दे रहा है, क्या उसको FATF में ब्लैक लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है? जो तांडव नृत्य को जस्टिफाई कर रहा है, जिस तरह से बहनें, बेटियां, माँ काबुल में उनका गैंग रेप हो रहा है, जिस तरह से तबाही मची हुई है, तांडव नृत्य हो रहा है, उस सत्ता को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और दादागिरी कर रहा है। सबसे बड़ा इस देश विश्व का दुर्भाग्य है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, चाहे UNSC हो चाहे FATF हो। 13 देश में 3 देश बोल दिया ना, तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करता है। ये कौन सा सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग है? ये क्या तरीका है जुडिशल सिस्टम का? विश्व का कोई भी जुडिशल सिस्टम रूल ऑफ मेजॉरिटी से नहीं चलता क्या? कि 100% एग्रीमेंट चाहिए?
किसी भी जजमेंट में आप चाहे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट देखिए, आईसीजे देखिए, जो रूल ऑफ मेजॉरिटी चलता है, तो एफएटीएफ में रूल ऑफ मेजॉरिटी क्यों नहीं है? ये जी 10 देश कहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालो, तो क्यों नहीं डाला जा रहा है पाकिस्तान को? मतलब सब लोग धृतराष्ट्र बने हुए हैं। आंख मूंद लो, पाकिस्तान एक छोटा सा मच्छर सा देश बकवास करता है, दादागिरी करता है, और लोग चुपचाप तमाशाबीन होकर देखते रहते हैं। सब आतंक का गढ़ है पाकिस्तान। जब तक इस देश को आतंकिस्तान नहीं घोषित किया जाएगा, जब तक इसके पंख नहीं काटे जाएंगे, तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती है। और मेरा ये अनुमान है कि पाकिस्तान की मौत, जी सर, मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान की मौत ही आतंक का खात्मा होगा। और मैं एक और बिंदु में कहना चाहता हूं, 10 सेकंड और, जब वाजपेयी जी ने CCIT का रेफरेंस दिया था 1996 में, अभी तक यूनाइटेड नेशन चुप क्यों बैठी है? हाथ पे हाथ चूड़ी पहन के बैठी हुई है। अभी तक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स काबुल में क्यों नहीं लैंड किया? क्या मैंडेट है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशंस का? तमाशा देख रहे हो, लड़कियों का गैंग रेप हो रहा है और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स नहीं अभी तक लैंड किया। वो यदि आज रात तक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स नहीं लौटा और कल अमेरिका अपना सब विड्रॉ कर लेता है ट्रूप्स, तो देखिए तांडव नृत्य का नया स्वरूप, आप देखिए क्या होता है। तो ये बहुत ही विभत्स पिक्चर है। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि एक देश, एक क्रिमिनल देश, एक आतंकी देश जो हाफिज सईद ऐसे लोग को देता है, उसामा बिन लादेन को पनाह देता है, जैसे मोहम्मद को पनाह देता है, HM को पनाह देता है, उसका कुछ नहीं होता। हाफिज सईद पाकिस्तान के रोड्स में ऐसे घूम रहा है जैसे दमाद है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल। जी द्विवेदी जी, जिस तरीके से अभी SP सिन्हा जी ने कहा कि जो पाकिस्तान है, इसके पंख को कुतरने की जरूरत है, बल्कि पंख काट देने की जरूरत है। ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला जा रहा है इसे? ये जो सारी हालात हैं, इसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो जज्बात हैं, दूसरी असलियत है और तीसरे सिद्धांत हैं। पर ये तीनों का जो मिश्रण है, यही अभी जो सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे अफगानिस्तान में अगर 40 साल का इतिहास देखो, तो पाकिस्तान का जो खलनायक का किरदार है वो सबसे सामने आता है। पाकिस्तान एक एजेंट रहा है, एक दलाल रहा है। पहले अमेरिका की दलाली की, और अभी चीन की दलाली कर रहा है, और अभी तालिबान की दलाली कर रहा है। ये सारी जो तालिबान हैं, ISIS है, हक्कानी नेटवर्क है, ये सारे पाकिस्तान के अंदर से पैदा हुए हैं। ये इन्हीं के बच्चे हैं और इनकी माँ है पाकिस्तान। और अभी इनको सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह मान्यता मिल जाए, क्योंकि पहला राउंड तो ख़त्म हो गया, तालिबान आ गए और वो तो अभी हिस्ट्री बन गई है। आगे का जो रोड मैप है उसमें मान्यता बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए धमकियां दे रहे हैं कि जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहीं पर चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान का क्या रुख है उसको लेकर कोई स्पष्टता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्पष्टता इसलिए नहीं है कि उनको ये पता नहीं कि कितने लोग, कितने देश इसको मान्यता देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का डबल रोल है। एक तरफ तो उन्होंने अमेरिका के साथ दिया, दूसरा तालिबान को तैयार किया, और तालिबान को हराने का अमेरिका में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा किरदार है। अभी इसमें क्या है, 2 बातें बहुत ज़रूरी समझनी होगी। सबसे पहले जो पाकिस्तान, इसकी जो मान्यता मिल जाएगी तो इसमें एक ताकत आ जाएगी, नई ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल बैठा हुआ देश है, कंगाल देश है। तो ये चाहता है कि इसका प्रभाव बना रहे, और ये जो मध्यस्थता भी करेगा, और ये चाहता है कि पूरा जो इसका रोल है वो सेंट्रल रोल इसको मिले। दूसरा, ये धमकियां देता है कि हाँ जी 9/11 हो जाएगा, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका क्या होगा, ये सब ड्रामा हो रहा है। आपने जो सेंट्रल रोल की बात करी है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे बड़े मकसद हैं पाकिस्तान के जो पूरे हो सकते हैं? पाकिस्तान के 3 मकसद हैं। सबसे पहले मकसद है कि वो चाहता है कि ऐसी सरकार हो अफगानिस्तान के अंदर जो इसके हित को देखे। दूसरा मकसद है कि अफगानिस्तान को अभी ये प्लेटफॉर्म बना के दुनिया में अपने आप को एक ताकत के रूप में समझना चाहता है। और तीसरा, जो भी चंदा मिलेगा अफगानिस्तान के लिए, इसमें इसका भी कुछ हिस्सा होगा, ताकि इसकी जो हालत बनी हुई है उसमें थोड़ा सुधार आएगा। पर मुझे लगता है कि ये सारा निष्फल होने वाला है, क्योंकि तालिबान इससे कंट्रोल में नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि इसमें और भी बड़े प्लेयर्स हैं, और तालिबान की अभी आप देखो उनका कोई नियंत्रण नहीं है काबुल के अंदर। वहाँ ISIS के भी है, हक्कानी भी हैं, और जैश भी पहुँच गया है, लश्कर भी पहुँच गए हैं। यहाँ तो खलबली मचनी है, और पाकिस्तान की
और भी नाक कटनी है, ये आगे इतिहास बताएगा। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो भी हरकतें हैं वो सारी निष्फल हो जाएंगी और ज़्यादा जो देश है इसको चुनौती नहीं देंगे और अल्टीमेटली वही हालत बनने वाली जो पहले बनी थी। और दुर्भाग्य की बात है कि आगे जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान का भविष्य वो बहुत ही नाजुक है। बिल्कुल सर, और लगातार जो तालिबानी फरमान जारी हो रहे हैं, चाहे वो फिर महिलाओं के लिए हो कि महिला एंकरिंग नहीं करेंगी, बच्चे जो हैं वो महिला और पुरुष एक साथ नहीं पढ़ेंगे, कोई पुरुष शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा, तो ये सब चीजें पता लग रही हैं कि आगे भविष्य क्या होगा अफगानिस्तान का। लेकिन अचल मल्होत्रा जी, 31 अगस्त डेडलाइन है जब अमेरिकी सैनिकों को काबुल से हटना है। ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 38 से 40 घंटे महज वक्त बचा है, उसके बाद क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल। देखिए प्रियंका जी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके बाद क्या होगा ये तो पिक्चर सामने साफ दिखाई दे रही है। आने वाले काफी समय तक अफगानिस्तान में जो है एक वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर रहेगा, अस्थिरता रहेगी और जो पावर स्ट्रगल है वो मुझे लगता है और भी ज्यादा हो जाएगी। कुछ समय तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि तालिबान ने कब्जा कर लिया और सब लोग अमेरिका के फेलियर की बात कर रहे थे, उनकी पॉलिसी फेलियर्स की बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को जो धमाका हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, तो उसने पिक्चर को बदल दिया है। उसने ये साफ जाहिर कर दिया कि तालिबान जो है अभी कंट्रोल में नहीं है। आप एक पंजशीर रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो तो चलिए मान लीजिए एक अलग क्षेत्र से में सीमित है, लेकिन जिस तरह से आईसिस खोरासान ने बीच काबुल में हक्कानी नेटवर्क की जो एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा के बावजूद ये धमाका किया, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में ये बहुत ही इनस्टेबल एक देश के रूप में उभर के आएगा और जिससे ना सिर्फ अफगानिस्तान का खुद का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा की दृष्टि से और खास तौर से भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म काफी समय से सहा है, वो हमारे लिए चुनौती मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी। आपने कहा भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, इस पर राजनाथ सिंह ने भी जो बयान दिया था उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन हम एक बार फिर से वहीं आ जाते हैं। 31 तारीख को लेकर लगातार एक डर है लोगों के जहन में, वो जानना चाहते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसके बाद क्या होगा। क्योंकि अगर हम अमेरिका के विदेश मंत्री की बात करें, एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अभी भी 300 अमेरिकी हैं जिनको इवैक्यूएट करना बाकी है और जो हमारे पास समय सीमा है वो कम है, तो इसमें अगर इवैक्यूएशन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रियंका जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 सर। हाँ, नहीं देखिए, जहां तक बाकी बचे हुए अमेरिकन की इवैक्यूएशन का सवाल है, तो जिस तरह से अमेरिका ने तालिबान को पैट्रोनाइज किया, जिस तरह उन्होंने 29 फरवरी 2020 में साइन किया एक एग्रीमेंट, उसको लेजिटिमाइज किया, इनफैक्ट ड्यूली इलेक्टेड सरकार को उन्होंने अंडरमाइन किया, तो मुझे लगता है कि जहां तक तालिबान का सवाल है वो 31 अगस्त के बाद भी ऐसी परिस्थितियां कोई नहीं बनाएगा जिससे अमेरिकन सोल्जर्स को बाहर निकलने में दिक्कत हो, क्योंकि तालिबान तो इस समय अपनी बेस्ट पॉसिबल इंटरनेशनल इमेज बनाने में लगा हुआ है। समस्या आ रही है बाकी दूसरे फैक्शंस की तरफ से, वो जरूर रोड़े अटकाएंगे और अगर वो काबुल एयरपोर्ट पे किसी तरीके से उसका फंक्शनिंग, उसे नॉन फंक्शनल बना देंगे तो फिर समस्या और गंभीर हो जाएगी। मुझे लगता नहीं कि तालिबान कोई इसमें अड़चन डालेगा, और जैसा अमेरिका का तालिबान पे इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से अमेरिका अभी भी चुप है, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा तालिबान के खिलाफ, ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ना इंडिविजुअली, तो वो अपने सैनिकों को निकाल के ले जाए। अब तक एक्चुअली वो निकाल के ले गया होता, उनकी इंटेलिजेंस ने उन्हें कुछ गलत, बल्कि सभी को ये गलत इंफॉर्मेशन दे दी कि 90 दिन अभी और पड़े हैं काबुल कैप्चर करने में, तो मुझे लगता है उससे थोड़ी कॉम्प्लेसेंस आ गई। बट कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी गिवन टू इंडिया। इंडिया ने बहुत सही समय रहते हुए अपने नागरिकों को एडवाइजरी दी और वहां से आगे की जो रणनीति है वो भी बहुत ही मजबूत दिख रही है। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, जो तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिस कदर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे और यहां पर श्रद्धांजलि दी गई उन 13 अमेरिकी सैनिकों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है,
काबुल में। तो क्या अब इन तस्वीरों के बाद हम ये माने कि एक और बड़ा दबाव बनेगा? जेके त्रिपाठी जी। हाँ जी, अमेरिका पर आप सोच रही हैं जी। देखिए ऐसा है, हाँ देखिए ऐसा है, अमेरिका की तो यही हरचंद कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकला जाए, क्योंकि ये अमेरिका का वहाँ से निकलना ही जो 2010 में ओबामा ने कहा था, राष्ट्रपति ओबामा ने लिस्बन कॉन्फ्रेंस में कि हम अब अफ़गानिस्तान से बाहर निकलेंगे, इसी बात का सबूत है कि अमेरिका में जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है वो यही कहती आई है कि हम अपने अमेरिकी सैनिकों को बाहर विदेश में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, और इसीलिए वियतनाम से भी निकला अमेरिका। अब यहाँ पर भी निकलने की उनकी हरचंद कोशिश होगी, और जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा है कि सर अभी जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं आप देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। जी जी बिल्कुल जी। इसके बाद से हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दबाव बनेगा? देखिए दबाव तो अमेरिका पे ये बनेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो हटें अफगानिस्तान से, लेकिन 2 दिन के अंदर हटना मुश्किल होगा, इसीलिए वो बात कर रहे हैं। भी आपने देखा 1 हफ्ते पहले CIA के डायरेक्टर ने भी बरादर से आकर बात की थी, और अभी आज सवेरे जैक सुलिवन का जो उनके वो है डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस के वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन, उनका भी अभी स्टेटमेंट आया है कि हम तालिबान से लगातार बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से हटें। कुछ दिन का मतलब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ दिन का मतलब 1 दिन नहीं है कि 1 दिन में हट जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम तालिबान से इस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन सर समय तो कम है, डेडलाइन 31 अगस्त की है और महज 38 से 40 घंटे का समय है। मुझे नहीं लगता कि 31 अगस्त तक हटेंगे। चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस डेडलाइन तक नहीं इवैक्यूएशन पूरा हो पाएगा अमेरिका की तरफ से, तो फिर उसके बाद क्या, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मौजूदा स्थिति जो तालिबान ने बना रखी है ये भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, उस पर जो भारत की तरफ से पक्ष रखा गया है, क्या उसके बाद हम अपने आप को सुरक्षित माने, ये माने कि हाँ भारत की एकदम मजबूत स्ट्रेटेजी है, या और क्या बदलाव होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटी आज की बहस है आतंक के बरादर पाकिस्तान पर, जो तालिबान की वकालत करने में लगा है। खबर ये है कि पाकिस्तान के NSA मोइद यूसुफ ने इंटरनेशनल मीडिया को बयान जारी कर दुनिया को डराने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता नहीं देने पर 9/11 जैसे हमले का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इन दिनों तजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का दौरा कर रहे हैं। खासकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों का दौरा किया जा रहा है। मकसद सीधा सा है, तालिबान की सरकार को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों से मान्यता दिलाकर पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाना। तो क्या चेतावनी दी है पाकिस्तानी NSA ने, ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी NSA मोइद यूसुफ की चेतावनी ये है कि दुनिया का तालिबान को अलग करना ठीक नहीं है। तालिबान को दुनिया से मान्यता मिलनी जरूरी है, मान्यता नहीं मिली तो होगा 9/11 जैसा हमला। विदेशी सैनिक जाएंगे तो रिफ्यूजी समस्या बढ़ेगी। इस बीच अमेरिका समेत 100 देशों का संयुक्त बयान आया है। क्या है 100 देशों का बयान है, वो बताते हैं हम अफगानी नागरिकों को ट्रैवल दस्तावेज जारी करते रहेंगे। तालिबान का वादा था अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं नागरिक। हमें उम्मीद है कि तालिबान अपने बयान पर कायम रहेगा। सही कागज होंगे तो ट्रैवल कर सकेंगे अफगानी नागरिक। तो ये 100 देशों का संयुक्त बयान अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में अपना बयान जारी किया है। इस बयान में परिषद ने तालिबान का नाम हटा दिया है। इससे पहले जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तब के बयान और इस नए बयान में तालिबान को लेकर UN का रवैया बदला हुआ लग रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अभी 2 हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को लेकर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है।
दरअसल काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को यूएनएससी की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था। इसमें तालिबान से अपील की गई थी कि वो किसी भी देश में आतंकवाद का समर्थन न करे। 27 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के एक दिन बाद त्रिमूर्ति ने फिर से यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में और परिषद की ओर से एक बयान जारी किया। 16 अगस्त को लिखे गए पैराग्राफ को फिर से दोहराया गया, लेकिन इसमें एक बदलाव करते हुए तालिबान का नाम हटा दिया गया। इसमें लिखा था, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस बदलाव का सबसे पहले जिक्र संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने किया। उन्होंने यूएनएससी के स्टेटमेंट की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा, सिर्फ 15 दिनों में टी शब्द को हटा दिया गया है। फिलहाल काबुल से तालिबान विदेशियों को निकालने में मदद कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसने 15 अगस्त से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। भारतीय दूतावास को 17 अगस्त को खाली कराया गया था। इसके बाद यूएनएससी की तरफ से पहला बयान जारी किया गया था। 27 अगस्त को यूएनएससी की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें तालिबान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको एक बार फिर से बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन है। फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा फॉर्मर मेजर जनरल डॉक्टर जी द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। अजय माफ कीजिएगा अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, और जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे जो यूएनएससी के जो बयान में बदलाव आया है। एसपी सिन्हा जी, बार बार हम उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, यूएनएससी में आखिर असमंजस की स्थिति क्यों दिख रही है? क्यों 15 दिन में बयान में बदलाव होता है और टी को हटा दिया जाता है? देखिए, इसका साफ साफ जो मैं प्रभाव देख रहा हूं वो देख रहा हूं प्रभाव अमेरिका का। अमेरिका खुल के तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। अमेरिका कुछ दिन पहले बोला था कि वो फाइटर है, जबकि वो काबुल पे जब लोगों की मौत हुई थी तो इसका मतलब है कि अमेरिका ये सोचता है कि डायरेक्ट फ्रंटल अटैक तालिबान पे ना करो। और यदि यूनाइटेड नेशंस ने अपना सुर बदला है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभाव यूनाइटेड नेशंस पे पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस चुप क्यों है। पाकिस्तान इस तरह से यदि कह रहा है कि 9/11 वाला सीन होगा तो पाकिस्तान को शो कॉज नोटिस क्यों नहीं देता है कि तुम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये बहुत ही भयानक दृष्टि है और अमेरिका समझता है कि यदि तालिबान को गुड बुक में रखेगा तो भविष्य में, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान का जियो स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत ज़्यादा है और यही महत्व को पाकिस्तान ने झुंझुना दिखा के अमेरिका से कोalition सपोर्ट फंड के तहत पैसा झीटता रहा है, पैसा लेता रहा है। और 2 प्रेसिडेंट अमेरिका के बोल चुके हैं कि कई दशकों तक पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ़ बनाया। ताज्जुब लगता है कि अभी भी पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्विंस किया कि तालिबान को पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, मिलिट्री विक्ट्री नहीं चाहिए, जबकि सच ये है कि वो उसको मिलिट्री विक्ट्री चाहिए था और उस झांसे में अमेरिका फंस गया और तालिबान को मिलिट्री विक्ट्री मुमकिन हुआ और मिलिट्री विक्ट्री मिली उसको। तो ये जो पाकिस्तान है वो इतना, पाकिस्तान की आर्मी और ISI इतनी शातिर। एसपी सिन्हा जी, इसका आगे क्या नुकसान होगा? अभी भी कहाँ पर संभलने की जरूरत है? संभलने की जरूरत है कि जब तक आप यूनाइटेड नेशंस एक अग्रेसिव पोस्टिंग नहीं करेगा, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को लैंड नहीं करवाएगा काबुल में, तब तक स्थिति और बिगड़ती जाएगी। मौत का तांडव नृत्य का विभत्स रूप हम लोग को देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान तालिबान को खुश करने के लिए, और जब IS के ये दिखेगा कि तालिबान की जो पोजीशन है मजबूत हो रही है तो वो और हंगामा करेगा और उपद्रव करेगा, तो वहाँ भी तांडव नृत्य होगा। तो ये तो सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तालिबान 34 में से खाली 26 प्रोविंस कंट्रोल कर रहा है, बाकी के 8 इंक्लूडिंग पंजशीर
तो सवाल ये है कि वो 8 का क्या होगा। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को रिकॉग्निशन मिले, रिकॉग्निशन मिलेगा तो पूरे अफगानिस्तान को का वो मालिक बनेगा, यही तो वो चाहता है। मालिक बनेगा, फिर जो रिस्ट्रिक्शंस है डॉक्टर, ठीक है, फंडिंग पे उसको उसमें सुविधा होगी। जी जी, सब वक्त की कमी है, जल्दी से हम सबका एक एक रुक कर लेते हैं एक बार। डॉक्टर जीजी द्विवेदी जी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की समेत 100 देशों ने एक साझा बयान जारी किया अफगानिस्तान पर। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों को, इसके अलावा जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको वापस निकालने का काम होगा और इसमें तालिबान की तरफ से भी मदद की जाएगी, वो रोकेगा नहीं। लेकिन इस पर कितना भरोसा किया जाए? देखो प्रियंका जी, इस पर भरोसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान ने कोई भी जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो भी उन्होंने वचन दिए हैं, उसका उन्होंने पालन नहीं किया है। पर ये अभियान जो है ये पाकिस्तान से चल रहा है और अमेरिका हारा भी है, क्योंकि उसने पाकिस्तान पर लगाम नहीं कसी और ये पाकिस्तान ने उनकी हार का एक मोटा कारण बना है। अभी पाकिस्तान की जो गेम प्लान है वो 3 तरफा गेम प्लान है। सबसे पहले तो है कि किस तरह मान्यता ली जाए और धमकियां दे के वो मान्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये इसका है कि जितने ये गुट हैं अफगानिस्तान के अंदर और यहाँ 20 एक गुट घूम रहे हैं, उनका यह है कि इनको मध्यस्थता ये करे, ये अपना केंद्र बिंदु बने और इसकी जो है एक छवि पूरे दुनिया में एक छवि बने इसकी। और तीसरा जो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कहता है कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो चीन के लिए भी है, वो भारत के लिए भी है, वो ईरान के लिए भी है, वो रशिया के लिए भी है, वो अमेरिका के लिए भी है। भारत वो चाहता है कि भारत के लिए कैसे? वो कोशिश लगातार कर रहा है बेस्ट इंटरनेशनल इमेज बनाने की, लेकिन उसमें भी डराया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि 9/11 जैसा हमला रिपीट हो सकता है, या फिर अगर विदेशी सैनिक हटे तो रिफ्यूजी समस्या बढ़ेगी। भरोसा कैसे किया जाएगा? क्या स्ट्रेटेजी भारत के लिए? देखो, भारत के लिए स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान के कारण हमें अफगानिस्तान में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं मिला, हम टॉक्स से भी बाहर रहे, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही। पर भारत ने बहुत अच्छा काम किया है अफगानिस्तान के अंदर। हमने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो अफगानियों के लिए थे और वो उसकी बहुत ही प्रभाव है आम अफगान नागरिक के लिए। हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि जो हम चाहते थे छाबा पोर्ट बन जाए, हमें वहां से एक्सेस मिल जाए। और हमारा भी ये तो यह है कि देखो अफगानिस्तान जो है, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के नीचे आ जाता है तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है वो सिक्योर हो जाता है। और दूसरा ये जितने भी फालतू ये मर्सनरीज हैं और जितने आतंकी हैं ये कहाँ जाएंगे? ये तो अफगानिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान के थ्रू ये भारत की तरफ आएंगे। तो इसलिए हमारी जो चुनौतियां हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, वो बहुत गंभीर हैं। बहुत गंभीर है, बिल्कुल। सर ठीक है, अब अचल मल्होत्रा जी, हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो काफी गंभीर हैं। कहां पर हमें और ध्यान देना है, कहां पर चीजों में और बदलाव होना है? राजनाथ सिंह जी का हमने बयान सुना, रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा कि हम सक्षम हैं आतंक का खात्मा करने के लिए, चाहे फिर दूसरे की जमीन पर जाकर ही क्यों ना करना हो। देखिए प्रियंका जी, इन हालात में हमारी जो अप्रोच है फिलहाल आने वाले वक्त तक, जब तक क्लैरिटी नहीं होती कि तालिबान में अफगानिस्तान में कौन सरकार, कैसी सरकार बनेगी, वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि हमें जो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जहां से हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा है, वहां अपनी पूरी चौकसी को बढ़ाया जाए। उसके बाद हमें इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को भी बहुत मजबूत बनाना है। सबसे खतरनाक बात यह है कि तालिबानी सोच को हमने भारत की धरती पे पनपने नहीं देना है। अगर वहां स्लीपर सेल्स हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हमें दूसरी दुनिया से करनी है, तो हमें तो फिलहाल इस बात पे फोकस देना है। दूसरा, अगर उस रीजन में हमें रेलिवेंट बने रहना है तो हमारी सबसे बेस्ट बेट जो है वो है ईरान और उसके बाद रशिया। तो ईरान से हमें इंगेज करना है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकन सैंक्शंस के चलते जी ठीक है, आवाज रुक गई यहाँ पर कुछ तकनीकी कारण की वजह से। जेके त्रिपाठी जी, इस बात को अगर आप पूरा करें, बिल्कुल अंतिम दौर में है हम चर्चा के, कि कहां पर हमें और ध्यान देना है। ईरान और रशिया से अच्छे संबंध रखने हैं, अत्याधुनिक हथियारों को और लिया जा रहा है, और कहां पर हमें उसके साथ ये भी जी करिए, बात पूरी करिए। देखिए, मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तो हमें अपने, जैसा कि अचल जी ने कहा कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद रखनी चाहिए। हालांकि हमें कश्मीर के मामले पे मेरा मानना है कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में कोई बहुत इतना खतरा नहीं है, क्योंकि अभी तालिबान अपने लोगों से ही लड़ने में
लगा हुआ है। सर, इंटरनल दूसरी चीज है कि कश्मीर में हमारी सुरक्षा व्यवस्था जहाँ पर एकदम मुस्तैद, हाँ देखिए पूरे कंट्री में हमें इंटरनल सिक्योरिटी दिखानी चाहिए और बॉर्डर पे हमें कश्मीर में बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें भले ही अब कश्मीर जो है वो 96 का कश्मीर नहीं रहा है, सिक्योरिटी हमारी वहाँ बढ़ गई, बीफ अप हो गई, लेकिन फिर भी हमें अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करना चाहिए। और बाहरी तौर पे डिप्लोमेटिकली तो मेरा ये मानना है कि हमें तालिबान के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष वार्ता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कल को कोई सरकार आती है तालिबान की मिली जुली या अकेली, तो वहाँ हम पीछे न रह जाएं, क्योंकि जो अमेरिका के जाने पे गैप पैदा होगा, शून्य पैदा होगा, उसमें पाकिस्तान और चीन तुरंत घुस जाएंगे, तो हम वहाँ पर न देर लग जाए हमें, इसलिए हमें किसी की तरह से वार्ता जारी रखनी चाहिए। वार्ता में जारी रखनी है किसी भी तरह से, और जरा सा भी हमें इस पूरे माहौल को हल्के में नहीं लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत ही महत्वपूर्ण। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.